नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कई बार मैंने आप लोगों को बांग्लादेश के मैपिंग के अंदर अच्छी तरीके से इस चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ये टॉपिक पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कैसे आया क्या आया, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट जब हम मतलब पिछले साल, मतलब आपका 2021 और 2022 का जो साल था, इस साल जो रिपब्लिक डे परेड थी उसके अंदर भी बांग्लादेश के कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज इट वाज 50th ईयर ऑफ आवर, आपका क्या बोलते हैं, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसका 50वां साल था, 50वीं वर्षगांठ थी। दैट इज वाई वी हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया था। एवरीथिंग वी हैड डिस्कस्ड, अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया था। ओके, तो उस समय मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से बात किया था इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का। डीएनए में ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, बट लेट द डीएनए अपार्ट, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता वो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, सॉरी। तो फर्स्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो वी कैन प्राउडली से कि बांग्लादेश को हमने बनाया। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस आपका 1947 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो बन गया। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो आपका बांग्लादेश, जो राइट नाउ आपका बांग्लादेश है, वो आपका ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है। ओके, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सो दिस इज द मैप। ये मैप देखते हैं हम लोग। इसी इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला है वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज द पार्ट जो कि ईस्ट पाकिस्तान। राइट नाउ इसका नाम पड़ गया है बांग्लादेश। ठीक है, तो दिस सिंस द डिवीजन वॉज बेस्ड अपॉन रिलीजन, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो डिवीजन किया गया था वो रिलीजन के बेसिस पे किया गया था। तो इस रीजन में आपका काफ़ी बड़ी आबादी इस्लाम को मानती थी। ठीक है, तो इट वाज नेचुरल कि ये वाला रीजन भी पाकिस्तान में जाना चाहिए, बट इतना बड़ा जो कॉरिडोर, मतलब इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, इसके वजह से यहाँ पे इस रीजन को अलग से ईस्ट पाकिस्तान बनाएगा और इसको वेस्ट पाकिस्तान बनाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम वही था कि यहाँ पे जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी, कल्चर था, वो बंगाली कल्चर था। ठीक है, बंगाली कल्चर। तो इट वाज मोर टूवर्ड्स बंगाल, मतलब आपका जो बंगाल का इस साइड का जो आपका रीजन है, इससे ज़्यादा मिलता जुलता था, बजाय वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ऑल टुगेदर डिफरेंट था, पूरी तरीके से अलग था। ठीक है, उसका ज़रा भी कल्चर ईस्ट पाकिस्तान से मैच नहीं खाता था। बट और इनफैक्ट लैंग्वेज भी इन्होंने जैसे इन्होंने मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया तो इन्होंने उर्दू को आपका आपका नेशनल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, बट बंगाली को सेकेंड लैंग्वेज का भी दर्जा नहीं दिया गया। इनफैक्ट इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, लेकिन बंगाली को नहीं दिया गया। दिस वॉज वेरी हर्टिंग। तो इन्होंने मतलब यहाँ की जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि भाई हम लोग को भी कुछ तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पॉपुलेशन वाइज अगर आप लोग को बता दो, पूरे वेस्ट पाकिस्तान का जितना पॉपुलेशन था उतना अकेले ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन था। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान से ही आता था। ठीक है, इनफैक्ट जब 1970 में आपका इलेक्शन कराया जाता है, एक तो काफ़ी समय से वहाँ पे इलेक्शन होता नहीं था, बस वही तख्ता पलट कू वगैरह होते होते, खैर किसी तरीके से जब वहाँ पे इलेक्शन कराए गए तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग की पार्टी थी वो जीत जाती है। ठीक है, अवामी लीग की पार्टी जो होती है वो जीत जाती है। इसके हेड होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बट जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं उन लोग इसको मानने से मना कर देते हैं। इवन दो ये आपका आपके पाकिस्तान का एक हिस्सा था, इवन देन इन लोग ने इसको मानने से मना कर दिया कि भाई आपको हम लोग नहीं मानते, आपका रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं मानेंगे। हमेशा जो लीडर ऑफ द रीजन मतलब पाकिस्तान आएगा वो हमेशा इस रीजन से आएगा, वेस्ट पाकिस्तान से आएगा, ईस्ट पाकिस्तान से नहीं आ सकता, भले वहाँ की कितनी भी पॉपुलेशन हो, कुछ भी वोटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, दिस ऑल द प्रॉब्लम, मतलब इसके वजह से क्या होता है कि एक फिर आंदोलन छिड़ जाता है यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में कि हमको एक अलग देश चाहिए, जो कि उसका नाम हम लोग करेंगे बांग्लादेश। ठीक है, सिंस वी हम लोग का जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली है, दैट इज वाई वी वांट आपका बांग्लादेश। ठीक है, जिसमें हम लोग बांग्ला भाषा बोल सके। ठीक है, तो दैट इज वाई फिर वो लड़ाई होने लगती है। वेस्ट पाकिस्तान पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, गंदी गंदी बातें कही जाती है, यहाँ की नस्ल बदलने की बात कही जाती है, जो मैंने आपको कई बार बताया गया कि वहाँ के जो हया खान थे उन्होंने अपने रेडियो टेलीकास्ट में कह दिया कि भाई
अगर आप लोग ने वेस्ट पाकिस्तान की बात नहीं मानोगे तो हम लोग आपकी नस्ल बदल देंगे। नस्ल बदल देने का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल फनी, ये बहुत ही गंदा चीज़ था जो इन्होंने इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे बोल दिया। वो ये था कि भाई आपकी नस्ल बदलने का मतलब ये होगा कि हम लोग आपके क्या बोलते हैं जितने भी मर्द हैं उनको मार डालेंगे और आपकी औरतों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, जिसकी वजह से जो अगली नस्ल आएगी, अगली पीढ़ी आएगी, वो हमारी पैदाइश होगी, ना कि बंगाली पैदाइश होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट दे, मतलब ये इनका कहने का लहजा था। ओके, फिर जो भी हुआ वो तो आप लोग जानते हैं, इंडिया ने इसके ऊपर क्या बोलते हैं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया धीरे धीरे करके। वो धीरे धीरे इंट्रूजन वगैरह करता रहा यहाँ पे, क्या बोलते हैं जो बंग स, अम, क्या थे बंग भाषी, देखिए उनका नाम अभी जस्ट मुझे याद था, भूल गया मैं। जो मतलब जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो क्या बोलते हैं मर्सिनरीज थे, उन लोग को यहाँ पे ट्रेन करने का काम इंडिया करती थी। इनफैक्ट जो शेख मुजीब रहमान थे, उनके पीछे जब काफ़ी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के लोग पड़ गए थे, तो वो अपनी फैमिली के सहित भाग के चले आए थे, इंडिया चले आए थे। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल द हिस्ट्री। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, उसने 1971 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, दिसंबर के मंथ में, 4 दिसंबर मुझे याद आ रहा है, अटैक कर दिया। एंड इंडिया रिटेलिएटेड, बुरी तरीके से हराया उनके 93,000 सोल्जर्स को। हम लोग ने अपने यहाँ पे युद्ध बंदी बना के रखा था, अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया, कुछ भी खराब तरीके से नहीं किया। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने 16 दिसंबर को अपने आर्म्स राइट्स साइन किए और पूरी तरीके से अपनी हार कबूल की, और उसी दिन से आपका नया देश बांग्लादेश बन के चला आया। ठीक है, दिस इज ऑल द स्टोरी वगैरह। बाद में फिर उसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह कराए गए, शेख मुजीब रहमान के साथ हमारे थोड़े बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन बने ही थे कि वहाँ पे उनको मतलब असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद अवामी लीग की जो पार्ट मतलब हेड हो जाती है, वो उनकी बेटी शेख हसीना जी हो जाती हैं। और इनके अपोजिशन में इनकी भांजी है या भतीजी है, मुझे याद नहीं आ रहा, नेशनल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की लीडर है खालिदा जिया जी, वो हो जाती है। शी इज़ एंटी इंडिया। एंड जो अवामी लीग की आपकी शेख हसीना जी है, शी इज़ एक्सट्रीमली प्रो इंडिया। और इंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि खैर आप लोगों को अगर थोड़ा सा बता दूं अभी रिसेंट के इवेंट्स को, कि 2013 में यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं, 2013 में इलेक्शंस कराए जाते हैं, और 2013 में ही यहाँ पे अवामी लीग की पार्टी जीत के बड़े अच्छे बहुमत से चली जाती है, बीएनपी हार जाती है बुरी तरीके से। एंड उसके अगले साल हमारे यहाँ पे नई गवर्नमेंट आ जाती है, एंड दोनों भी गवर्नमेंट प्रो एक दूसरे के होते हैं। ठीक है, मतलब नेबरहुड फर्स्ट हम लोग ने उस समय ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, और बांग्लादेश को हम लोग ने पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया। हम लोग ने बांग्लादेश के रिवाइवल में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हर चीज़ में उसकी बहुत मदद की। दैट इज़ वाई आज का कंडीशन ये है कि बांग्लादेश जो है वो 7% 8% के रेट से ग्रो कर रहा है, और बहुत ही मतलब एक उभरती हुई एक इकोनॉमिक पावर ही बन चुका है। ओके, और इसका फ़ायदा हम लोग को क्या मिला, हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत अच्छा उपयोग किया है बांग्लादेश का। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री कंप्लीट। सेकंड आपका डिवीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो मैंने बता दिया भाई ईस्ट पाकिस्तान कैसे कैसे बना, वो सब मैंने बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, एनक्लेव्स। ये एक प्रोमिनेंट आपका सारे डिस्प्यूट्स वगैरह बात करेंगे। जो प्रोज हैं तो मैंने आपको बता दिया, कल्चर टाइज, हिस्टोरिकल टाइज। पहले बांग्लादेश नाम का तो कोई कंट्री था ही नहीं, सब कुछ था तो इंडिया ही था, भारत ही था। तो आप धीरे धीरे करके जो जो चीज़ें हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं। अब जो प्रॉब्लम मतलब डिस्प्यूट्स वगैरह उनके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो एनक्लेव सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनिशियली। अगर भारत का सबसे बड़ा किसी के साथ लैंड बाउंड्री है तो वो आपका बांग्लादेश के साथ है, 4100 किलोमीटर का। ठीक है, एंड दैट इज वाई बांग्लादेश हमारे लिए और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो रैटक्लिफ अवार्ड जो दिया गया था 1947 में, जो रैटक्लिफ लाइन खींची गई थी आपका ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, दोनों जगह पे, तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसे एनक्लेव्स वाले रीजन रह गए थे जो कि अच्छी तरीके से डिमार्केट नहीं किए गए। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ एनक्लेव्स वाले रीजन रह गए थे जो अच्छी तरीके से डिमार्केट नहीं किए गए थे। ठीक है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा मैप में उसको अच्छी तरीके से। बट रैटक्लिफ लाइन, ये दोनों लाइन को आप जो बाउंड्री मानते हैं, दैट इज द रैटक्लिफ लाइन। ठीक है, ये जो आपका बाउंड्री मारा गया, दिस इज द रैटक्लिफ लाइन। ओके, एनक्लेव्स अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, दिस इज द रीजन जहाँ पे एनक्लेव्स हैं। ठीक है, ये आपका बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो आपका कूच बिहार वाला जो रीजन है, वहाँ की बात हो रही है। वहाँ के अगर आप लोगों को थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में लेके जाओ, जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की वजह से मेरे दिमाग में कचरा भरा रहता है, तो उस हिसाब से अगर बता दूं तो कूच बिहार के जो उस समय के राजा थे, वो यहाँ पे एक और राजा थे, उनका एरिया मुझे याद नहीं आ रहा,
उनके साथ रेगुलर बेसिस पे चेस खेलते थे, ठीक है। तो चेस में ना वो इस एनक्लेव्स को क्या बोलते हैं दाव पे लगाते थे। इन लोग एक दूसरे की गोटियां मारने के लिए इन एनक्लेव्स को दाव पे लगाते थे कि ये एनक्लेव जो है मैंने इस बाजी के लिए लगा दी, उस बाजी के लिए लगा दी। इस वजह से ये ऐसा चलता आ गया कि जब आपका डिमार्केशन वगैरह हो गया तो लाइन तो डिमार्केट कर दी गई, लेकिन एनक्लेव्स का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा हुआ कि लगभग 161 एनक्लेव्स, जिसमें से 100 एनक्लेव्स जो थे वो आपके बांग्लादेश में थे। नहीं नहीं, आपके 100 एनक्लेव यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, 111 एनक्लेव्स जो थे वो इंडिया में थे, और जो 51 एनक्लेव्स थे वो बांग्लादेशी टेरिटरी में थे, ठीक है। जो कि मतलब यहाँ के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ पे आते थे। इन लोग के बीच में एक 3 बीघा कॉरिडोर बना के रखा था। ये सब पुरानी आउटडेटेड चीजें हो चुकी हैं। उस समय मैंने आपको क्या बोलते हैं काफी डीएनएस वगैरह में अच्छी तरीके से बताया था, जब 2000 की बात में बता 2020 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय शुरू शुरू में मैंने सब ये सब चीजें डिटेल में बताई थी। तो अब तो कोई रेलिवेंस का नहीं रहेगा, बट बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसमें यहाँ से मतलब जो यहाँ के लोग हैं, जो ये सपोज कीजिए ये आपका ग्रीन पैच वाला जो रीजन है, तो ये आपका बांग्लादेशी क्या बोलते हैं एनक्लेव है, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ से बांग्लादेश में आएंगे, अपना काम हम करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक काम हम करेंगे, और फिर वापस से शाम को वापस से यहाँ पे चले जाएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट पास दिखाना होता था, और बीच में एक कॉरिडोर होता था जिसको 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ऐसे सेम यहाँ के जो एनक्लेव्स रहेंगे वो इस तरफ जाएंगे, और काम करके इंडिया में काम करके वापस से फिर बांग्लादेश में चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी कंटेंशियस इशू। इसको रिजॉल्व करने की बहुत कोशिश की गई। इनफैक्ट अगर 1947 से बता दूं तो उस समय से ही काफ़ी ये हुआ कि उस समय कोई तो फारूक नून थे जिनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कोशिश की थी कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों ही तरफ से कुछ आगे बात बढ़ी नहीं, ठीक है। फिर बाद में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके एक एग्रीमेंट किया गया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1974। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, नया नया देश बन के आया था बांग्लादेश। तो हम लोग ने इसको एग्रीमेंट को करवाया। बट प्रॉब्लम वही सेम रिमेन्स की इंडिया और बांग्लादेश ने तो इसको साइन कर दिया, बट इंडिया की जो लोकल पार्टीज थी उन लोग ने इसको रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब रेटिफाई करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना था, वो इन्होंने पास करने ही नहीं दिया। और सिंस इट वाज मतलब वो तो गवर्नमेंट प्रेशर वगैरह के तहत ऐसा मतलब इन लोग ने मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो काम था एक्चुअली में नहीं किया। मतलब अगर सिंपली कह दूं तो मतलब दो दे हैड द गट्स एंड दे हैड द नंबर्स, दे हैड एवरीथिंग टू ये प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर दिया जाए, बट कोई मतलब क्या कहते हैं मेरी इच्छा ही नहीं हुई, इनकी इच्छा ही नहीं हुई इसको करवाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तब से लेके लिंगर करता ही रहा, ओके। फिर ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली अब जाके सॉल्व हुआ 2015 के अंदर। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 100 अमेंडमेंट जो है वो हम लोगों ने पारित किया, और उसके थ्रू हम लोगों ने एनक्लेव्स का एक्सचेंज करा दिया। मतलब इसका अगर एक्सचेंज कराने का मतलब ये है कि ये यहाँ के जो एनक्लेव्स है वो अब इंडिया में रह गए, और जो बॉर्डर के उस तरफ वाले एनक्लेव्स हैं वो बांग्लादेश में चले गए, ठीक है। और इन लोगों को यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स थे उन लोग को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अगर चाहे तो इंडिया में चले जाए या तो बांग्लादेश में चले जाए। तो मेजोरिटी ऑफ देम सिलेक्टेड ऑफ कोर्स इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम लोग चले आए थे। बट एरिया वाइज अगर बताओ तो एरिया वाइज आपका बांग्लादेश को ज़्यादा बेनिफिशियल, मतलब उसको ज़्यादा एनक्लेव्स मिले थे एज कम्पेयर टू इंडिया। बट वो सब कोई रेलेवेंस का नहीं था। एक प्रॉब्लम डिस्प्यूट खत्म हो गया तो मतलब सबसे अच्छी बात है ना। बेवजह का डिस्प्यूट लेके घूमते रहो तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं लगती मुझे, ओके। तो खैर 2015 में इसको रेटिफाई कर लिया गया, एंड अल्टीमेटली ये जो आपका एनक्लेव्स वाला इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो दिस वाज अ इशू, दिस वाज अ डिस्प्यूट जो कि अब सॉल्व हो चुका है। बट कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा समय लगा है। इसके लिए नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे लोग हैं उनके उनको चिन्ह करना, उनको डिमार्केट करना, उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह देना, ये सब थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा। बट ये समझ लीजिए कि जो एनक्लेव का मेजर इशू था वो सॉल्व हो चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। इसके साथ साथ अदर वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह भी है, बट तीस्ता इज द फोरमोस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा पहले फरक्का बराज इशू था जिसको गंगा इशू भी कहा था, गंगा रिवर इशू भी कहा था। बट वो सॉल्व हो चुका है, वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है, उसका कोई अब इशू नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तीस्ता वाटर का एक इशू हमारे पास रह गया जिसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैप से दिखाता हूँ। तो दिस इज द मैप। कुछ तो लगता है इशू, चलिए हाँ ठीक है, ओके। दिस इज द मैप। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं दिस इज द तीस्ता रिवर, ये जो यहाँ से चली आ रही है दिस इज द तीस्ता रिवर। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सिक्किम से होते हुए
वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये एक डिस्प्यूट बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ड्राई कंडीशंस होते हैं आपके बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश चाहता है कि इस रीजन को वाटर देने के लिए तीस्ता वाटर का उपयोग किया जाए, बट प्रॉब्लम लाइज कि यहाँ पे आपका सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो भारत सरकार तो इसके लिए कुछ मतलब आपका 1983 में एक एग्रीमेंट किया गया था, तो उसका इस तरीके से कुछ डिवोल्यूशन किया गया कि इस तरीके से डिवोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। बट फिर उसके बाद उसको 2011 में वापस से एक नया नेगोशिएशन किया गया, एक नया डील किया गया, उसमें इतना इतना दिया गया। बट दोनों ही केस में प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। व्हाट में बी द रीज़न मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उसमें इंडल्ज होना है, बट प्रॉब्लम यही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि दो इट इज़ ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट ये क्या बोलते हैं, एक लोकल पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे रुका पड़ा है, ठीक है। मे बी ये धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये एक इशू बोन ऑफ कंटेंशन बन के पड़ा हुआ है। एंड जो भी है जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। खैर आते हैं, तो दिस इज द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, और इसके सिवाय और छोटे मोटे रिवर्स के साथ हमारा डिस्प्यूट है, मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, ओके। उनका इतना बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, तीस्ता का सबसे ज़्यादा रिलेवेंस, ओके। इंडिया के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश और आपका म्यांमार, ठीक है, पहले बांग्लादेश उसके बाद म्यांमार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी कंप्लीटली बेस ही इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार के ऊपर ही हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ही है, मतलब आपका एक्स जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला सेक्शन है उससे कनेक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा अगर कोई जंक्शन पॉइंट है तो आपका बांग्लादेश है। इसी में आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को, ये मैंने आप लोग को कई बार बताया कि ये आपका चिकन नेक है, ठीक है। दिस इज द चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। सॉरी, दिस इज द चिकन नेक कॉरिडोर, जो कि लगभग 26 किलोमीटर का ही है, जो कि बहुत ही मतलब कम है हमारे लिए। एंड यहाँ से अगर हम लोग को मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में कुछ भी सामान वामान पहुँचाना होता है या फिर किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ से पूरा चिकन नेक ऐसे क्रॉस करके, एक सेकंड, चिकन नेक पूरा ऐसे क्रॉस करके ऐसे ऐसे करके फिर हम लोग को जाना पड़ता है। और अगर मिजोरम या मणिपुर जैसे रीजन में आप लोग को जाना पड़ेगा तो मतलब बहुत लंबा रूट हो जाता है, मतलब 600-800 किलो 1600-1800 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और हमारे लिए घूम के जाना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती है। ऑलरेडी आपका नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, फिजिकली भी देखा जाए और पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बहुत ही एक्टिव रहता है, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग चाहते थे कि ये जो आपका कनेक्टिविटी है वो हमारे लिए बांग्लादेश के बेसिस पे थोड़ा सा अच्छा बना है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारा है ही क्या, जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार रखना, तो उसमें आपका बांग्लादेश भी आता है, आपका म्यांमार भी आता है, ओके। तो इट इज द बेस ऑफ एक्टिव पॉलिसी। नेक्स्ट, जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में आपका उल्फा के मेंबर्स हैं, आपका एनडीएफ के जो मेंबर्स है, बोडोलैंड सेल्टर, सॉरी, इन सबको मतलब टेम करके रखने में बांग्लादेश का बहुत मदद होता है। हम लोग म्यांमार से भी मदद लेते हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश से भी मदद लेते हैं। तो दैट इज वाई इस रीजन के बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स थे जो इंसर्जेंसी वगैरह को बहुत हवा दे रहे थे, उन लोग को हम लोग को पकड़ने में या मेन स्ट्रीम में लाने में बहुत ही मदद मिली है, ठीक है, थ्रू हेल्प ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। इसमें म्यांमार की बात नहीं करेंगे बिकॉज बांग्लादेश इज द राइट नाउ हमारा एसेंस है, ओके। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए ब्रिज है। क्यों? सीधी सी बात है भाई, बांग्लादेश एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अगर पिलर हो गया तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अल्टीमेटली लीड्स टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के रीजन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से आपका साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का, ईस्ट एशिया को जोड़ने का एक ब्रिज बन जाता है, ओके। नेक्स्ट है सिक्योर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बांग्लादेश आपका इस तरीके से प्लेस किया गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे कि सी लाइंस जो यहाँ पे आपके कोलकाता या आपका नॉर्थ ईस्ट का तो कोई एक्सेस है ही नहीं, कोलकाता और इस रीजन का जितना भी एक्सेस है उसके बगल में ही जस्ट आपका एक बड़ा कंट्री है, ठीक है, मतलब बांग्लादेश छोटा मोटा जो भी कंट्री बोलना है। तो इस सी लाइन अगर हम लोग को इस रीजन में आप लोग को मेंटेन करके रखा है, कोलकाता से कोई भी अगर रास्ता बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसको मेंटेन करके रखना है या उसको एक्सेसिबल बना के रखना है थ्रू आउट द ईयर, तो उसके लिए हम लोग को बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, ओके। फाइटिंग टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन, तो मैंने आप लोग बता दिया भाई,
जो टेररिज्म इंसर्जेंसी वगैरह के ऑपरेशन है उन सबको मदद किया ही किया, साथ ही साथ डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए भी हम लोग के साथ बहुत हम लोग का बहुत मदद करता है बांग्लादेश। अभी भी रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऐसे हुए थे जिसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है वहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए। वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी थ्रू द हेल्प ऑफ बीएनपी पार्टी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो बहुत रेडिकलाइजेशन कर रही थी। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ पार्टीज हैं जो कि कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने, अवामी लीग की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी हद तक उनको कर्व करके रखा है। ओके, नेक्स्ट बैलेंसिंग चाइना। ठीक है, बांग्लादेश जो है अगर न्यूट्रल रहेगा, एक किसी का भी स्टांस नहीं लेगा या फिर वो प्रो इंडिया रहेगा, तो हमारे लिए चाइना को बैलेंस करने में मदद हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा, क्यों आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन अगर एक क्या बोल सकते हैं रूट मिल जाता है उसको बांग्लादेश के थ्रू, और क्या बोलते हैं इसका मतलब एक्सेसिबल वे बन जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे बॉर्डर हार्ट्स की बात कर दूँ तो बॉर्डर हार्ट्स आपके त्रिपुरा मेघालय मेघालय में दो दो बॉर्डर हार्ट्स हर एक स्टेट में बना के रखे हैं, और भी लाइन में है बनाने के लिए। तो बॉर्डर हार्ट्स क्या है कि आपके दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ना, जैसे ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये आपका इंडिया का बॉर्डर है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाट लगाया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ या तो इंडियन टेरिटरी में होगा या तो फिर बांग्लादेश टेरिटरी में या तो फिर बीच में होगा। यहाँ पे हाट मतलब मार्केट लगाया जाता है, बड़ा मार्केट लगाया जहाँ पे यहाँ से भी आपके ट्रेडर्स आएंगे, यहाँ से भी बहुत सारे ट्रेडर्स आएंगे, एंड दे भी मतलब साथ में दोनों ट्रेडिंग वगैरह करेंगे यहाँ से वहाँ से। तो ये एक फ्रेंडशिप और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह बढ़ाने को, सॉफ्ट पावर बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, ट्रेड तो भाई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में ट्रेड भी तो आ ही जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे आपके नए नए लैंड कंजर्व स्टेशन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह को बहुत सारे बनाए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती थी, उन सबको अबॉलिश कर दिया कि भाई अब ये इस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आईडी कार्ड दिखाइए, इस तरीके से आइए, काम करके वापस जाइए। ठीक है, दिस ऑल द थिंग। ट्रेड की बात करें तो साफ्टा, साफ्टा, आपटा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके ट्रेड ग्रुप्स है जिसके अंदर दोनों कंट्री इंडिया बांग्लादेश दोनों साथ में मेंबर है, और रेगुलर बेसिस पे इनके बीच में बहुत अच्छा ट्रेड होता भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्ट, वही वापस से आ गया कि इसमें अगर मैं बता दूं तो ढाका कोलकाता, कोलकाता खुलना, इन ये दो लाइंस ऑलरेडी, मतलब ये ट्रेन सर्विस है, रेलवे लाइंस है, ऑलरेडी वर्किंग है। एंड थर्ड आपका अकूरा अगरतला जो रेलवे लाइन है वो आपका कंस्ट्रक्शन में मोर देन मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका बन चुका है। इसके अलावा बस सर्विसेज इसने बहुत सारे चालू करके 5 से 8 बस सर्विसेज अभी राइट नाउ एक्सेस मतलब कंटिन्यूसली वर्किंग है। एंड अभी ढाका कोलकाता क्रूज शिप भी चालू किया गया। ये सब बहुत सारे एक्सेसिबल रूट होने की वजह से हमारे लिए जो आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में जो सामान पहुंचाना, रसद पहुंचाना, जो चीज़ें होती है वो सब और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, ईजी होता जा रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश इज हेल्पिंग वेरी मतलब एफिशिएंटली, जितना भी वो हेल्प कर सकता है उतना कर रहा है। एंड इसके एवज में इंडिया भी इसकी हेल्प कर रहा है, इंडिया भी इसको उतना ट्रेड दे रहा है, उतना वर्किंग कैपिटल दे रहा है, उतना यहाँ पे इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रूपपुर एक एक जगह है, ठीक है, रूपपुर करके, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की मदद कर रहा है इंडिया और रशिया कंबाइनली मिलके। रूपपुर का मतलब बांग्लादेश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए क्या बोलते हैं आगे आए हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडिया ने कहीं कितने सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स, कितने सारे यहाँ पे स्कूल्स वगैरह बना के रखे हैं, कितने सारे एनक्लेव्स वगैरह को इनको देने के बावजूद वहाँ के लोगों को यहाँ पे आना जाना का जो ट्रांजिट वगैरह है उस सब में बहुत सारी छूट वगैरह दे के रखी है। तो इंडिया इज हेल्पिंग अलॉट। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहा है, हम लोग भी बहुत सारी मदद कर रहे हैं। तो ये दोनों बायलैटरल है, दैट इज वाई हमारे इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आप लोग को एक बता दूं, बीबीआईएन एग्रीमेंट हुआ था, ये सार्क का आपका 18 समिट हुआ था काठमांडू में 2014 के अंदर। वहां पे हम लोग ने सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करके एक एग्रीमेंट लेके आया था कि हम लोग पूरे के पूरे सार्क के रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं थ्रू आउट सार्क आसानी से ट्रांजिट वगैरह कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इसमें प्रॉब्लम एक ही आ गई कि भाई पाकिस्तान ने बोल दिया कि मैं अपना एरिया दे ही नहीं सकता, पाकिस्तान नहीं देगा तो फिर अफगानिस्तान के साथ ट्रीटी वगैरह नहीं कर सकते हम लोग। अफगानिस्तान निकल गया वहां से, और श्रीलंका और मालदीव से के साथ तो कोई रोड कनेक्शन है ही नहीं हमारा। तो बचिए आपके यही चार मतलब बंदे, आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यही चार बच गए इसके अंदर। तो इन चारों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम लोग आपस में बीबीआईएन एक एग्रीमेंट करते हैं। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
ये आपका BBIN एग्रीमेंट का क्या बोलते हैं कॉरिडोर है, जिसमें रोड रूट जो है वो अच्छी तरीके से एक्सेसिबल है थ्रू आउट दिस रीजन, कि नेपाल का सामान आसानी से बांग्लादेश आ सके, भूटान का सामान बांग्लादेश आ सके, यहाँ का सामान इंडिया आ सके, इंडिया में जा सके, इस तरीके से। और फिर अल्टीमेटली चिटागोंग पोर्ट से या कोलकाता पोर्ट से होके वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सके, ठीक है। दिस इज वाई दिस हैज़ बिन डन। और ये अभी रिसेंटली इसका एक फर्स्ट कार्गो भी इसको भेजा गया था, मुझे याद आ रहा है 2015 में इसका फर्स्ट कार्गो व्हीकल यहाँ से वहाँ भेजा गया था। एंड फिर धीरे धीरे करके अब ये रूट जो है वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है रिलेशनशिप में, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिवर डिस्प्यूट, तो तीस्ता एक बहुत बड़ा है। उसके अलावा जो छोटे मोटे हैं, तिपाईमुख एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, बराक रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट गंगा रिवर वाला तो मैंने बता दिया, ये पूरी तरह फराक्का बराज वाला जो था वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, तो उसके बारे में बात नहीं करा। नेक्स्ट इलीगल माइग्रेंट्स, जो आपके 1971 के वॉर के दौरान बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो थे, वो रेफ्यूजीज जो थे वो इंडिया में आ गए। उनको आसाम में और आसाम आपका नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे रीजन में वहाँ पे जगह दे दी गई, त्रिपुरा वगैरह के अंदर बहुत सारी जगह दे दी गई कि आप लोग यहाँ पे करिए। वहाँ के लोकल लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बिकॉज दे वर रेफ्यूजीज। उनको मार पीट के वहाँ से किसी तरीके से उन लोग ने अपनी जान बचा के वहां से निकले थे, तो यहाँ के लोगों ने अपनी दरिया दिली दिखाई, उन लोग को यहाँ पे रहने के लिए दे दिया। बट सिंस इतना आप 1971 से लेके अभी तक 50 साल हो चुका, तो 50 साल में उनकी पुश्ते चेंज हो चुकी है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब तो कुछ थे ही नहीं उनके पास, तो वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। और रिसेंटली NRC का जो आसाम में NRC कराया गया, तो उसके उसके थ्रू काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी थे उन लोग को इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया गया, ठीक है। जिसके खिलाफ अब बांग्लादेश कहता है कि भाई हमारे माइग्रेंट्स नहीं है, हमारे पीपल नहीं है, जो हमको छोड़ के चले गए वो हमारे पीपल है ही नहीं है, वो हमारे सिटीजन है ही नहीं, ठीक है। और इंडिया भी कहता है कि भाई ये हमारे सिटीजन नहीं है, क्योंकि इनका NRC में नाम, NRC में इन लोगों को इलीगल माइग्रेंट कह दिया गया, तो ये दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। ओके, रोहिंग्या क्राइसिस रिसेंटली हुआ, रोहिंग्यास को मारा गया आपके म्यांमार में, और वहां से ये सब भाग के आए, तो इन लोग को इंडिया ने मना कर दिया कि भाई इंडिया तो नहीं लेने वाला, इंडिया के पास रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, इंडिया इसको नहीं लेने वाला, इन लोग को नहीं लेने वाला। बट ये सारे के सारे भागे तो भागे कहाँ, तो गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इन लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, बाशन चार आइलैंड है, वहां पे इन लोग को रखा गया। बट इंडिया ने अभी मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऑपरेशन इंसानियत करके, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशन इंसानियत करके एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इन्होंने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह ऐसे पहुंचाया था। लेकिन इन लोग को यहाँ पे इंडिया में लेने से मना कर दिया था, ऑल टुगेदर मना कर दिया था। बांग्लादेश ये चाहता है कि इंडिया म्यांमार के ऊपर फोर्स करे, दबाव बनाए कि वो रोहिंग्यास को वापस से ले ले, बट इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो चैलेंज जो कि आपके रिलेशनशिप को शोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, तो बॉर्डर हमारे यहाँ पे बहुत ही पोरस नेचर का बॉर्डर है, पूरा का पूरा बॉर्डर डिमार्केट भी नहीं किया गया काफ़ी बड़े रीजन में। तो ये हिल्स एंड ट्राइब्स और क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वगैरह से होके जाता है, जहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी हम लोग जाते ही नहीं, वहाँ पे कोई भी फेंसिंग वगैरह की नहीं गई है। तो ऐसे रूट से हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती है हमारे पे, स्मगलिंग, हमारे यहाँ पे मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन का ट्रैफिक वगैरह, टेररिज्म के एक्टिविटीज़ वगैरह को प्रमोट करने का काम भी ये सब रूट्स के थ्रू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो ये इंडिया का एक खास बात है कि इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चालू कर देता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट